नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चारों ओर एक फिल्म की धूम है, वो है पठान। ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से रिकॉर्ड तोड़ के ये फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है तमाम तरह के बॉयकॉट कॉल्स के बावजूद। लेकिन एक दूसरी फिल्म जिसको देखने की आपको इजाजत नहीं है, इस फिल्म को तो आप देख सकते हैं पठान को, लेकिन दूसरी इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण फिल्म जिसको भारत की सरकार नहीं चाहती कि आप देखें, वो है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जो कि नरेंद्र मोदी का भारत के मुसलमानों से क्या रिश्ता है, नरेंद्र मोदी का 2002 के दंगों से क्या रिश्ता है। इसको लेकर दो पार्ट्स में बीबीसी 2 ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिस पर भारत की सरकार ने आधिकारिक रूप से पाबंदी लगा दी है। और इसी मुद्दे पर चर्चा हम लगातार कई दिनों से कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कोई ऐसी फिल्म है जिसको हम ये कह सकते हैं कि भारत का भविष्य बदल देती है अगर लोग देख लेते, बल्कि महत्वपूर्ण इसमें कई ये चीजें हैं कि नरेंद्र मोदी की राजनीति पिछले 9 साल में, उनका भारत के मुसलमानों से क्या रिश्ता रहा, जिस तरह का भारत वो बनाना चाहते हैं भारत के संविधान को कमजोर करके। और उस सबसे भी बड़ी बात यह है कि भारत में आधिकारिक रूप से अब सेंसरशिप का बोलबाला होने जा रहा है। यानी भारत की सरकार ये तय करेगी कि आप क्या देख पाएंगे, क्या नहीं देख पाएंगे। कल को वो किताबों के बारे में भी ये तय करेंगे। कल को मेरा ये कार्यक्रम है, पता नहीं कितने दिनों तक ये आप लोग देख पाएंगे यूट्यूब पर, कितने कितने दिन बाकी रहेंगे जब ये पाबंदियां यहां भी आने लगेंगी। बहुत सारे चैनल्स आईटी एक्ट के बहुत ही ड्रेकोनियन जो उसके प्रोविजंस हैं उनके तहत, इमरजेंसी यानी कि प्रोविजंस के तहत, जैसे बीबीसी की फिल्म को ब्लॉक किया गया है, इस तरीके से दर्जनों यूट्यूब चैनल्स को लगातार ब्लॉक किया जा रहा है। तो ऐसा क्या है इस फिल्म में कि भारत राज्य, भारत की सरकार, भारत का पूरा स्टेट इतना खौफजदा हो गया है कि वो नहीं चाहता कि इसका कोई भी 1 मिनट या 1 सेकंड भी लोग देखें। हालांकि उस सब के बावजूद लोग अलग अलग जरियों से, 21वीं सदी है ये भी महसूस करना मुश्किल है नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी पार्टी भाजपा के लिए, कि 21वीं सदी में क्या वाकई आप सूचना के प्रसार को क्या रोक पाएंगे। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, कि खासकर अब जबकि दूसरा एपिसोड भी आ चुका है, इस एपिसोड को मैंने बाकायदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखा, ये समझने के लिए कि विदेशी मीडिया इसको किस तरीके से देख रहा है। तो मेरे साथ बहुत खास मेहमान आनंद पटवर्धन इस वक्त मौजूद हैं। जाने माने आइकॉनिक फिल्म मेकर हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और बीबीसी ने ये फिल्म अब बनाई होगी। पटवर्धन साहब इस तरह की फिल्में न सिर्फ के गुजरात दंगों पर, बल्कि लगातार भारत का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको लेकर, जिस तरह के हमारे वक्त के जितने जरूरी विषय रहे हैं उस पर फिल्में बनाते रहे हैं। उनकी बहुत मशहूर फिल्मों में बॉम्बे हमारा शहर 1985 की फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म। इसके बाद उन्होंने 1990 के दशक में भी फिल्म बनाई, 1992 में उन्होंने बनाई जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ी बड़ी करीबी, दिल के करीब है फिल्म, वो है राम के नाम, जो उन्होंने बनाई, इन द नेम ऑफ गॉड, 1992 की ये फिल्म। इसके अलावा नर्मदा डायरी भी फिल्म बनाई, और जय भीम कॉमरेड 2011 में, उनकी हालिया फिल्म 2018, अगर मैं मिस नहीं कर रही हूँ कि 18 के बाद कोई फिल्म नहीं आई है, तो उसमें रीजन नाम से उन्होंने फिल्म बनाई थी। पटवर्धन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं आपसे ये जानूं कि आपकी फिल्मों पे तो सेंसरशिप पहले लगती रही है, और कितनी मुश्किल आपको हुई लगातार, कि कई कई साल आप कोर्ट में मुकदमे लड़े, मैं पहले बीबीसी की इस फिल्म के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि खासकर इसका जो एपिसोड 2 है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, दोनों एपिसोड 1 और एपिसोड 2 ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और मुझे सबसे अच्छी बात है कि ये लोग अब देख रहे हैं, क्योंकि फिल्में हम भी बना चुके हैं। सिर्फ मैं नहीं, राकेश शर्मा की फिल्म गुजरात के दंगों पे, दंगा तो था ही नहीं, वो पोग्राम था 2002 में, उसके ऊपर फाइनल सोल्यूशन उन्होंने बनाई। बल्कि मैंने गुजरात में फिल्म नहीं बनाई थी, मगर मैंने कई फिल्में सांप्रदायिकता के खिलाफ कई फिल्में बनाई हैं। और हमारी फिल्में हम बनाते हैं, मगर हमें दिखाने का कोई मौका नहीं मिलता है, बहुत कम मौका मिलता है हमारे देश में। पहले भी कठिनाइयाँ थी, यानी
बहुत लड़के हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाता था, उसके बाद हम यानी डॉक्यूमेंट्रीज का प्रसार बहुत मुश्किल है हमारे देश में। तो हम लड़ते आए, हम दूरदर्शन के खिलाफ भी लड़े, केसेस किए कि आपको ये फिल्में दूरदर्शन पे दिखानी चाहिए, और हम जीते, काफ़ी केसेस हम जीते और काफ़ी फिल्में दूरदर्शन पे भी दिखाई गई। मगर इसके बावजूद जो व्यूअरशिप हमारी फिल्मों को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। और मगर बीबीसी की फिल्में लोग देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे लोग देख रहे हैं, हमारे देश में भी लोग देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ज़रूर इससे बदलाव आएगा थोड़ा-सा, कि जो लोग यानी गुजरात के बारे में हम यानी हमारे लिए इन फ़िल्मों ये 2 बीबीसी के 2 पार्ट्स में कोई बहुत नई बात नहीं है। हम ये सब जानते थे, मगर सबसे नई बात ये है कि लोग देख रहे हैं इसको, और अब नहीं क्या आनंद हो। जी, यही मेरा सवाल था कि वाकई इस अगर दोनों डॉक्यूमेंट्रीज के पार्ट्स देखें आप, तो कुछ भी इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है एक पत्रकार होने के नाते मुझे, या आपको एक फिल्म मेकर होने के नाते, जो वाकई बीबीसी ने पहली बार बताई है या बीबीसी ने पहली बार भारत के नागरिकों को सूचित किया है। सिर्फ फर्क इस बात का है कि एक उसमें अगर रिपोर्ट उनकी देखी, जो विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट है, जैक स्ट्रॉ साहब जब विदेश मंत्री हुआ करते थे, कि वो चूंकि एक आधिकारिक उनकी सरकार की रिपोर्ट है जिसमें नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल या सीधे तौर पे जिम्मेदार बताया गया, मैं कहूंगी एक वो नया एक एलिमेंट है। इसके अलावा सिलसिलेवार तरीके से अगर एपिसोड 2 का जिक्र करें, तो जो ट्रबल्ड रिलेशनशिप कहा गया है, कि जो एक तरह का एक एक परेशानी, जटिल जटिल मान लेते हैं, जटिल जो रिश्ता है नरेंद्र मोदी का भारत के मुसलमानों के साथ, उसको सिलसिलेवार तरीके से दिखाया है। कि उसमें कहा गया कि किस तरीके से शुरू किया, कि लिंचिंग के साथ, लिंचिंग यानी ठीक नरेंद्र मोदी के 2019 के जीत से पहले लिंचिंग के साथ इस बात की शुरुआत हुई। उसके बाद नरेंद्र मोदी बड़े ही मैंडेट के साथ जीते। उसके बाद कश्मीर हो गया फौरन, और कश्मीर के फौरन बाद फिर शुरू हुआ सीए एनआरसी, उसमें असम तक लेके गया बीबीसी हमें, वो केस स्टडीज दिखाई। और सीए एनआरसी के बाद जब सीए का पूरा प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होने के बाद कैसे लोगों को गिरफ्तारी हुई और वो दंगों में तब्दील हुआ, ये कहानी को उन्होंने एक श्रृंखला में लगाया है, एक तरह के इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए। आपको क्या पार्ट 2 में कोई ऐसी खास बात नजर आई जो हमारे दर्शकों को आप फिल्म मेकर की नजर से बताएंगे? नहीं, मैं जैसे मैंने कहा, नई बात नहीं है, मगर नई बात ये है कि लोग इसको देख रहे हैं। तो ये नई बात है, क्योंकि हमारे हमने भी फिल्म रीजन, जिसका जिक्र आपने किया, जिसका हिंदी टाइटल है विवेक, अ, वो तो यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, मगर उस यानी ऐसी फिल्में लोग यानी हमें कोई ऑफिशियल मीडियम नहीं मिला जिससे हम लोगों तक पहुंचा सके। मगर ये फिल्म काफ़ी मशहूर हो गई है और लोग उसको देख रहे हैं, कहीं न कहीं से उसको ढूँढ निकालते हैं और देखते हैं और देख रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, और जैसे आपने कहा, ये सारी चीज़ों को लिंक अप कर दिया है फ़िल्म ने, तो आपको समझ में आ रहा है कि फ़िल्म देखने के बाद आपको समझ में आता है कि ये षड्यंत्र कैसे रचा गया और कैसे चल रहा है, और आगे क्या हो सकता है अगर ऐसे ही हम चलते रहें तो। तो किस तरह का रिश्ता आप देखते हैं, जो जिस जटिल रिश्ते का, ट्रबल्ड रिलेशनशिप का जो जिक्र कर रहा है बीबीसी भारत के मुसलमानों के साथ, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो मैं यानी बीबीसी कह रहा होगा कि सिर्फ़ मुसलमानों के साथ है, मगर मैं समझता हूँ कि ये मेरे साथ भी है। मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, और मैं नहीं चाहता कि इस देश में एक ही चीज़ होएगी, और वो है कि सांप्रदायिक दंगे होते रहेंगे और नफ़रत बढ़ती रहेगी। ये मैं नहीं चाहता। तो ये यानी जो अ, मैंने भी अभी जो रीज़न के बारे में बात की, तो उसमें हमने 4 लोगों की हत्या हमने उसमें दिखाई, जो नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, कलबुर्गी जी और गौरी लंकेश, और इसके साथ-साथ बहुत सारे लोग, हेमंत करकरे जो एटीएस के चीफ थे, ये सब मुसलमान नहीं थे। मगर ये सब इस देश के धर्मनिरपेक्ष रास्ता जो हमारे देश का है, जो हमारे संविधान में भी है, इसको लागू करना चाहते थे। ऐसे लोगों को रास्ते से इन्होंने हटाया है, अलग-अलग तरीके से। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने ही किया ये सब, मगर सरकार ने कर होने दिया, और सरकार ने ये भी देखा कि जो कर रहे हैं,
इनके ऊपर कोई यानी वो नहीं होगा, यानी कार्रवाई नहीं होगी। तो इस फिल्म की मैंने दो खास बातें देखी, खासकर जो पार्ट टू में इसमें जिक्र है कि एक तो उस तरह के कमेंटेटर्स हैं जो भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी है, और उनका पिछला 20-21 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखते रहे हैं एक्सपर्ट्स के तौर पर, पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर। हालांकि उसमें जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं, जो आधिकारिक रूप से इस सरकार को सलाह देते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो मैं उसमें ये देखने की कोशिश कर रही थी कि बीबीसी ने अपनी तरफ से कुछ कहने से बचने की कोशिश की है। इस दो चार कमेंट्स किए हैं, जैसे उन्हें कहा कि ह्यूजली डिविसिव हैं, या जो भारत की जो पहचान है एक सेक्युलर डेमोक्रेसी के तौर पर, वो नरेंद्र मोदी बदलना चाहते हैं। इस तरह की कमेंट्री के अलावा दूसरे जो कमेंटेटर्स हैं उनके जरिए इस बात को कहलवाया है। आपको लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री से, खासकर ये दूसरा भाग जो है, इससे जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, खासकर मैं सोच रही थी दो तरह के लोगों को ये ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस बन सकता है। एक तो वो यंग लोग जो कि 2002 के बाद पैदा हुए या 2002 में बहुत छोटे थे, उनको पता नहीं कि 2002 के दंगों के क्या मायने हैं भारत की राजनीति के लिए। और दूसरे वो लोग जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस है, जो अभी भी ये समझते हैं कि भारत बहुत खुशहाल देश है, यहाँ पर गरीब लोग जरूर हैं लेकिन सब नाचते गाते रहते हैं, ये योगा का देश है, ये आयुर्वेदा का देश है, ये ताजमहल का देश है। उनको ये पता चल रहा है कि भारत में हो क्या रहा है। हाँ, ये मैं एक्चुअली नहीं मानता हूँ कि उन्हें ये सब पता नहीं था। यानी आप अंतर्राष्ट्रीय यानी पावर्स की बात कर रहे हैं ना, लोगों की बात अलग है, मगर जो सत्ता है, अमेरिका की सत्ता है, ब्रिटेन की सत्ता है, क्या इनको नहीं पता था कि भारत में क्या हुआ? 2002 में भी, 2014 के बाद भी आज तक जो हो रहा है, वो देख ही रहे हैं। मगर उनके लिए भारत ज़रूरी है, यानी भारत के साथ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। चीन के खिलाफ भी उन्हें एक एलाई चाहिए, और इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है भारत में, वो भी वो खोना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ये सब बैलेंसिंग एक्ट हो जाता है, और ये ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड भारत का जो है माइनॉरिटीज़ के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ, इसके बारे में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। मुझे नहीं लगता। एक ज़माने में शायद थे, एक ज़माने में 2002 के बाद मोदी जी का वीज़ा भी निकाल दिया था, यानी उन्हें अमेरिका जाने का वो नहीं था, यानी वीज़ा नहीं था। मगर वो सब बाद में लागू हो गया। अभी अभी इस फ़िल्म का असर होगा या नहीं उस लेवल पे, वो नहीं पता मुझे। मगर मैं इस फ़िल्म को इस तरह देखता हूँ कि ये हमारे देश में जो डिनायर्स हैं, जो जो डिनाय करना चाहते हैं कि 2002 में कुछ नहीं हुआ और मोदी का कोई हाथ नहीं था, और आज भी जो चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है, ये सब जो डिनाय करते हैं, वो अगर इस फ़िल्म को देखें तो शायद काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। मैं आपसे जल्दी से एक सवाल पूछती हूँ, फिर अगली बात पे आऊंगी। जिस डिनायर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उन डिनायर्स की बात मैं भी यहाँ करूंगी कि वो लोग ये समझते हैं कि क्या अब 21 साल हो गए, चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से मुझे ये पूछ लेने दीजिए, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो पश्चिमी ताकतें हैं वो उन्हें पता नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ हजारों लाखों पत्रकार हैं, यहाँ अंग्रेजी में भी लोग लिखते हैं, हिंदी में तो जाहिर है लिखते बोलते हैं ही लोग। इंटरनेशनल मीडिया भी लगातार पिछले 8-9 साल से छाप रहा है, और वो सुविधाजनक तरीके से, कन्वीनियंट है उनके लिए कि इस सबको हटाकर हम सिर्फ कारोबार की बात करें और भारत को एक बड़े मार्केट से ज्यादा और न देखें कि चीन के हिसाब से, खासकर अमेरिका का जिक्र करें तो एक कैसे हम काउंटर पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर इस डॉक्यूमेंट्री से आम लोगों में एक राय बनती है, क्योंकि आप ये सोचिए कि खुद वेस्टर्न जर्नलिस्ट और वेस्टर्न प्रोडक्शन, वेस्टर्न मीडिया का नेटवर्क का एक हिस्सा उसने इसे बनाया है, तो जाहिर है उनके लिए इसकी बिलीवेबिलिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा इस पे विश्वास करना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री से आम लोगों का अगर नजरिया बदलता है तो इससे सरकारों पर दबाव बन सकता है? मैं पश्चिमी दुनिया की बात कर रही हूँ, अगर उनका नजरिया बदलता है तो क्या उनकी सरकारों पर असर पड़ेगा? अगर आम लोगों का मत बदलता है तो अच्छी बात होगी और दबाव पड़ेगा, मगर आम लोग वहाँ कितना देखेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज़ वैसे बाहर के देश में भी डॉक्यूमेंट्रीज़ टीवी पे भी आ जाती है, तब भी इतने ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। तो ये मुझे नहीं पता कि किस लेवल पे इसका प्रसार होगा या हो रहा है। जी।
अब मुझे अगला सवाल ये पूछ रही थी आपसे, शशि थरूर ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और कहा कि भई 21 साल हो गए हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्या वाक़ई, और कोई दूसरा आर्गुमेंट ये भी है कि भई आप जब-जब इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दों का ज़िक्र करेंगे, 2002 की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी को फ़ायदा होगा, वो और ज़्यादा पोलराइज़ कर पाएँगे। उनके लिए अब देखिए बीबीसी और पश्चिमी ताकत में ब्रिटेन एक नया दुश्मन के तौर पर वो अपने वोटर्स के सामने पेश कर सकेंगे, और इसीलिए कहीं न कहीं जो भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी हैं, वो इस पे ओवर रिएक्शन कर रहे हैं। वो चाहते तो इसको नज़रअंदाज कर सकते थे, वो नज़रअंदाज करने के बजाय उससे ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं जितनी करनी चाहिए थी, चूँकि उन्हें इससे भी फ़ायदा हो रहा है। क्या आपकी नज़र में, पहली बात तो, क्या मुसलमानों को आगे बढ़ जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए, 21 साल हो गए? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं दोबारा ये इसको कहूँगा कि ये सिर्फ़ मुसलमानों का वो नहीं है कि सिर्फ़ मुसलमान इसके ऊपर रिएक्ट करें। मैं समझता हूँ कि हमारा देश जो है आज जो लड़ाई चल रही है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच की लड़ाई नहीं है। आज जो लड़ाई चल रही है वो जो एक सांप्रदायिक देश बनाना चाहते हैं, जो एक नफ़रत भरा हुआ देश बनाना चाहते हैं, उनमें, और जो लोग, जैसे भारत जब बना, हमारे जो संविधान में लिखा है कि हम सेक्युलर डेमोक्रेसी हैं, तो एक सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाले, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय के लोग हों, ये इनके बीच में लड़ाई है। तो उसमें ऑफ कोर्स मुसलमान आते हैं उसमें, मगर उसमें बहुत सारे हिंदू भी आते हैं और बहुत सारे अलग-अलग लोग आते हैं जो इस देश को सांप्रदायिक यानी नफ़रत भरा देश नहीं चाहते हैं। तो आनंद जी, लेकिन ये एक नज़रिया हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के लिए तो वो डायरेक्ट और फर्स्ट विक्टिम है। मैं कह रही हूँ कि इस पूरी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के वो फर्स्ट विक्टिम है, सबसे ज़्यादा असर उन्हीं के ऊपर पड़ता है। वो तो है ही, वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं, वो मैं देख रहा हूँ, मैं उसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मगर आप एजेंसी हमसे मत निकालिए, जो लोग मुसलमान नहीं हैं मगर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिन्होंने अपनी जानें भी दी हैं उसके लिए। महात्मा गांधी से शुरुआत कीजिए। महात्मा गांधी की हत्या इन्हीं लोगों ने की है, जो आज इस फ़िल्म को रोकना चाहते हैं। जी हाँ। आप ये कह रहे हैं कि एक तरह की कलेक्टिव फाइट है, ये संयुक्त लड़ाई है, इसके विक्टिम हो सकता है एक खास समुदाय रहा हो, लेकिन ये सबके लिए बराबर का इश्यू है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और आपसे पूछना चाहती हूँ। आपका पहले सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया कि जो लोग कहते हैं कि मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन, जैसे शशि थरूर ने कहा, ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही खतरनाक पोजीशन है, बहुत खतरनाक पोजीशन है। ये पोजीशन मैं अभी 50 साल से फिल्में बना रहा हूँ, और हमेशा ये पोजीशन हमारे सामने आती है। जब मैंने राम के नाम बनाई थी, तब बाबरी मस्जिद गिरी नहीं थी। 1990 में हमने शूटिंग की थी, जो पहला अटैक हुआ था बाबरी मस्जिद पे। 91 में फ़िल्म कंप्लीट हो गई थी। 92 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। इस दौरान जब हम फ़िल्म दिखाते थे तो लोग कहते कि आप क्यों इस फ़िल्म को दिखा रहे हैं? अभी सब हो गया है, अभी भूल जाइए, ये होने वाला नहीं है फिर दोबारा। मगर ये होता रहेगा जब तक आप इसको कन्फ्रंट नहीं करोगे, जब तक आप नफ़रत को हटाओगे नहीं। तो ये शशि थरूर वाला मुझे बिल्कुल नहीं यानी पटता है। अ, और मुझे लगता है कि ये पूरे कांग्रेस पार्टी और जितने पार्टियां हैं हमारे देश में, इनको ऐसी पोजीशन कभी नहीं लेनी चाहिए कि हम इसे भूल जाए। ये मैंने केजरीवाल से भी सुना है कि आप यानी पोलराइजेशन का काम मत करो, आप सांप्रदायिकता के खिलाफ मत कहो कुछ भी, आप सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बोलो, एजुकेशन के बारे में बोलो, अ, और इससे हम आगे अपना रास्ता निकाल सकेंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे ये भी नहीं लगता कि जो आपने दूसरा मुद्दा उठाया कि शायद इससे, ऐसी फ़िल्मों से सत्ता को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो पोलराइज़ेशन करने में सफल हो जाएँगे और भी। ये टेम्परेरीली हो सकता है कुछ-कुछ जगह में, मगर जो बहुत बड़ा अ, हमारे पॉपुलेशन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो पूरी तरह से सांप्रदायिक नहीं है, वो नफ़रत नहीं चाहता है। और ये
ऐसी फिल्में जब वो देखेगा, तब उसे समझ में आ जाएगा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो यानी आप मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि फ़िल्मों का या मेरे जैसे पत्रकारों का जब हम एक हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन बातों पे बातें करने से भी इन मुद्दों पर पोलराइज़ेशन होता है। कई लोगों ने मुझसे कह दिया कि आप जितनी सांप्रदायिक इश्यू उठाएँगी, उतना ज़्यादा आप खुद एक पोलराइज़िंग फ़िगर बन गई हैं। यहाँ तक लोगों ने बोल दिया। कुछ ऐसे भी मैं राइट माइंडेड लोगों को भी देखती हूँ, जो ऐसा नहीं है कि मेरी पहचान की वजह से मुझे उनसे बहुत ज्यादा समस्या है, लेकिन वो सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों को उठाने वाले लोगों को सांप्रदायिक कह देते हैं कि आप कम्युनल हैं क्योंकि आप कम्युनल इश्यूज उठा रहे हैं। आप कितना अहम मानते हैं इस बात को कि इन मुद्दों को डॉक्यूमेंट करना, चाहे डॉक्यूमेंट्री फिल्म के तौर पर या जर्नलिस्टिक राइटिंग्स और वीडियोस के तौर पर, कितना जरूरी मानते हैं आप? बहुत ज़रूरी मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे कोई छुटकारा नहीं है, कि जब तक यहाँ पे सांप्रदायिकता रहेगी, जब तक नफ़रत की बातें चलेंगी, और नफ़रत की सिर्फ़ बातें नहीं, नफ़रत के डीड्स भी हो रहे हैं, यानी नफ़रत का वो लागू भी कर रहे हैं, उस नफ़रत को फैला के फिर कत्ल भी होते हैं लोगों के, और जेलों में डाला जाता है लोगों को। तो ये जब तक हम उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, तो ये मिटेगा नहीं। आनंद जी, ये बताइए कि क्यों इस मामले पर ये नरेंद्र मोदी सरकार इतनी संवेदनशील, इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही है? क्यों 2002 अभी भी उन्हें चुभता है 21 साल बाद? वो तो ये कह सकते थे कि ये पुरानी कहानी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय, वो इस मामले में फैसला दे चुका है, अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते। बैनिंग करके फिल्म को क्या हासिल करना चाहती है ये सरकार? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों ये मुद्दा इतना सेंसिटिव, इतना संवेदनशील है? ये मैं आपके प्रेक्षक ने मैकबेथ की स्टोरी सुनी है कि नहीं मुझे नहीं पता। लेडी मैकबेथ कहती है ना कि आउट डैम स्पॉट, यानी जो उन्होंने जो खून किया था, वो अपने सपने में जिसका खून किया था उसको देखती थी, और अपने हाथ, यानी उनके हाथ चाहे जितनी बार धोए, मगर खून उसमें से निकलता नहीं था। तो ये वही बात है, आज भी जिन्होंने खून किया है, उसको आप याद दिला दोगे कि आपने क्या किया, तो उससे वो डरते हैं। हुँ। बहुत ही आप ऐसी बात कह रहे हैं जो अपने आप में मैं कहूँगी ये खुद संवेदनशील बात ये है कि खुद जो कातिल है वो अपने मक़तूल को ख्वाब में देखकर डरता है, आप ये कह रहे हैं कि जिसका उसने कत्ल किया। बहुत अहम जी। बात है आप ये कह रहे हैं, लेकिन क्या इसको एक नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज से भी आप जोड़कर देखना चाहेंगे कि वो अपने को एक बड़े नेता के तौर पर, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर दिखाना चाहते हैं, और जो गुजरात दंगों जैसी चीज़ जब सामने आती है तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये कह पाना कि वो 140 करोड़ लोगों के नेता हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हें मानेंगे कि ये सिर्फ उन्हीं 40 करोड़ लोगों के या 40% लोगों के नेता हैं जो इनको वोट देते हैं। जी हाँ, और वोट भी देते हैं या नहीं इसके बारे में भी हमें नहीं पता, क्योंकि आज की वोटिंग मशीनरी भी उनके हाथ में, पूरा प्रसार माध्यम उनके हाथ में। यहाँ तक मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक न्याय न्याय का जो सिस्टम है वो भी कमज़ोर हो गया है उनके सामने। तो मुझे लगता है कि हर तरह से हमारे डेमोक्रेसी पे अटैक हो रहा है, और ये काम अगर बीबीसी ने किया है तो मैं उसको वेलकम करता हूँ, क्योंकि हम लोग करते ही आए हैं, इतने सालों से हम कर रहे हैं अपने देश में, मगर हमारी बिल्कुल। आवाज़ पहुँचती नहीं है लोगों तक। यहाँ तक कि हमारी फ़िल्म रीज़न हमने बीबीसी में भी कोशिश की थी कि बीबीसी दिखाए 4 साल पहले, उन्होंने नहीं दिखाई। हुँ। तो मुझे नहीं पता कि क्या बदल गया है कि एक तो 20 साल क्यों लगे, 22 साल क्यों लगे उनको ये कहानी बताने के लिए, और जब उनके पास दूसरी फ़िल्में भी पहुँचती थी तो वो मना कर देते डर के मारे। तो अभी बहुत कुछ बहुत अहम आपने ये सवाल उठाया है। ये बात कई लोग कह रहे हैं कि बहुत देर हो गई, मेहरबा आते-आते 21 साल पुरानी कहानी अब आप बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की भी कहानी अगर कहना चाहते थे तो भी 9 साल हो गए हैं। क्योंकि आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि 2023 के नरेंद्र मोदी को समझने के लिए 2002 के नरेंद्र मोदी को समझना ज़रूरी था, और इसलिए इस कहानी को बताया गया पीछे से सर सर पकड़ के, पीछे से यानी परोक्ष तरीके से इनडायरेक्टली पकड़ के कि ये देखिए ये नरेंद्र मोदी हैं जो 2002 में हुआ करते थे, और इसलिए 2000
लगातार 2 की बात करना ज़रूरी था, लेकिन ये खुद अपने आप में एक मिस्ट्री रहेगी कि वाक़ई इतनी देर क्यों हुई? आखिरी सवाल आपसे, आपने एक पूरी लंबी लड़ाई लड़ी है सेंसरशिप को लेकर, आपकी फ़िल्मों की बैनिंग को लेकर, आप कोर्ट गए हैं। अभी फ़िलहाल जिस तरह की सेंसरशिप है, उसको आप नई पीढ़ी को क्या बताना चाहते हैं? मेरे जैसे लोगों को आप क्या बताएँगे कि सेंसरशिप से कैसे लड़ा जाए? देखिए, मैं अभी कोर्ट में जाके बहुत बार जा चुका हूँ, जीत चुका हूँ, मगर वो परिस्थिति थोड़ी-सी बदल गई है। जब हम जीतते यानी बीजेपी की सरकार थी तब भी हम जीते 2 बार, मगर अब वो बहुत मुश्किल हो गया है कोर्ट में जाना और कोर्ट में लड़ना। तब भी मैं कहूँगा कि इस ये जो नया कानून लाने लाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये क्या कानून भी नहीं है, यानी इमरजेंसी एक्ट में क्या है, इंटरनेट पे कंट्रोल कैसे करना है, जो अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लीगली चैलेंज करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल गैर कानूनी इन्होंने काम किया है। वो एक तो वो कर भी नहीं सकते हैं। एक तो इंटरनेट पे आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि जो बड़े पैमाने पे लोग देख देख सकते थे, उसका पैमाना बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लीक की हुई चीज़ें थोड़ी-थोड़ी जाए पहुँचेगी लोगों तक। मगर इसको रोक नहीं सकते हैं, ये तो वो गलत बात है। और अ, मैं सोचता हूँ कि लीगली देखा जाए तो इसको आसानी से चैलेंज किया जा सकता है। कौन करेगा आखिर ये? कौन करेगा वो बात है, वो एक्चुअली कोई भी कर सकता है। यानी जैसे मैंने कहा, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे ऐसे हम लड़े हैं और जीते हैं। अ, आज वो ज़्यादा मुश्किल हो गया है, मगर मुझे लगता है कि ये इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। हम सब कर सकते हैं, कोई जी। भी कर सकता है। बहुत अहम बात है, आप ये कह रहे हैं कि इसको इस तरह से नहीं गुज़र जाना जाना चाहिए कि अनचैलेंज चला जाए, इसको चैलेंज करना चाहिए कानूनी रूप से कम एक क्योंकि बार जो आज है। क्योंकि आज उन्होंने बीबीसी का रोक दिया, कल कुछ भी उनके खिलाफ आएगा तो रोक देंगे। और एज़ इट इज़ उनके पास सेंसर बोर्ड है फ़िल्मों के लिए। अ अब टेलीविज़न पे भी उनका पूरा कंट्रोल है, चैनल्स पे पूरा कंट्रोल है। और अगर इंटरनेट के स्पेस को भी वो ऐसे दबाव डाल के रोक देंगे, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आनंद पटवर्धन जी हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।